बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक विद फ़ाइज़ा बुखारी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं बात करूँगी सूबा बलोचिस्तान के हवाले से, जिसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी कहा जाता है और पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। इस बात में कोई शक नहीं कि रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा सूबा होने के साथ साथ कुदरती वसाइल से मालामाल भी है। जब हम कुदरती वसाइल की बात करते हैं तो फिर बहुत सारे सवालात यहाँ पर जन्म लेते हुए नजर आते हैं। पहला सवाल तो ये आता है कि वो कुदरती वसाइल आज तक हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर सके। क्या सिर्फ और सिर्फ लोहा, चांदी, तांबा, सोना या फिर कुदरती गैस के ज़खायर या फिर तेल ही वहाँ मौजूद है? इसके अलावा और भी बहुत सारे कीमती पत्थर या बहुत सारी मादनियात पाई जाती हैं जो आज तक सामने नहीं आ सकी। बहुत सारी वजूहात पाई जाती हैं कि क्या हमारा माइनिंग का जो सिस्टम है वो आज भी उतना ही पुराना है। दुनिया टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके माइनिंग की तरफ जा रही है, लेकिन हम आज भी उन्हीं पुराने तरीकों को फॉलो कर रहे हैं। इन तमाम इशू से बात करने के लिए आज हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान माइंस एंड मिनरल्स एसोसिएशन के मीर बहरोज़ रेगी बेलोच साहब, उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। इनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं माइंस एंड मिनरल्स एसोसिएशन के मलक अज़हर अवान साहब, उन्हें भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। और इनके साथ मौजूद होंगे वाइस प्रेसिडेंट पंजाब के हैं माइंस एंड मिनरल्स एसोसिएशन के शेख इनाम साहब, उन्हें भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ में मीर बहरोज़ साहब से करना चाहूँगी और उनसे पूछना चाहूँगी कि मीर साहब, जब हम बलूचिस्तान का नाम सुनते हैं तो सबसे पहला जो दिमाग में ख़्याल आता है कि रकबे के लिहाज से तो बहुत बड़ा सूबा है, लेकिन मादनी वसाइल से मालूमाल सूबा हमारे पास मौजूद है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर ढेर कीमती जो मादनियात हैं वो इस सरज़मीन को बख्शी हैं, लेकिन उन मादनियात से दूरी या उन मादनियात के बारे में नॉलेज ना रखना, आप क्या समझते हैं इस हवाले से कहाँ कमी बेशी पाई जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं 42 मिनरल्स को हम देख रहे हैं हमारे बलूचिस्तान में। 42 मिनरल्स को इस वक्त माइनिंग हो रही है उस पर, और उसमें बे इंतहा किस्म के कीमती ज़खायर हमारे पास मौजूद हैं। पिछले अदवार में जिस तरह आपने देखा गवर्नमेंट की तवज्जो न थी, अब इस मरतबा अल्लाह की मेहरबानी से गवर्नमेंट की तवज्जो भी है उन पे, और हम इंशाल्लाह इसके ऊपर डे बाय डे की अगर आप देखेंगे हम उस पर तरक्की की राह पे जा रहे हैं, और इंशाल्लाह हम इसको अच्छी प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और अच्छी हम जो है वो उसमें हम ताकत भी रखते हैं कि हम उसको काम कर सकें। सही। क्या तशरीफ़ रखते हैं, उनसे पूछना चाहूँगी शेख इनाम साहब से। शेख इनाम साहब, आज तक जो हमारी मादनियात हैं इनका कोई डेटा बनाया नहीं जा सका, या अगर बनाया गया है वो अभी तक सामने क्यों नहीं लाया जा सका, इस हवाले से मेरे नाज़रीन को बताइएगा। पंजाब के हवाले से इस वक्त ये पोजीशन है कि काफ़ी इस पे वर्किंग हुई है, लेकिन इसको अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। सही। तो अगर इसको पब्लिक कर दिया जाए तो ये डाटा मतलब आ जाएगा। इसी तरह बलूचिस्तान के भी हवाले से मीर साहब ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। तो ये है कि इस पर कोशिश काफ़ी हद तक है, चूँकि मिनरल्स ज़्यादा जो हैं वो बलूचिस्तान में, पंजाब में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैं। तो ये है कि लेकिन जो रिच हमारी मिनरल्स हैं वो बलूचिस्तान की हैं। ठीक हो गया। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो थोड़े बहुत अगर पंजाब में पाए भी जाते हैं तो वो इन्फॉर्म जो है मौजूद आपके पास डेटा की शक्ल में पब्लिश नहीं किया गया अभी तक। ठीक हो गया। मलिक अज़हर खान साहब, जनरल सेक्रेटरी भी हैं पंजाब के और मिनरल्स एसोसिएशन का हिस्सा भी हैं। जब माइन एंड मिनरल्स की बात आती है तो फिर पहला सवाल ये आता है, मेरे नाजरीन को भी बताइएगा और मेरी नॉलेज में भी इजाफा कीजिएगा कि इस वक्त पंजाब में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं और किन चीज़ों पे आप अभी वर्कआउट कर रहे हैं? पंजाब में जी कोयला सबसे ज़्यादा जो है वो कोयल है जी, उसके बाद लाइमस्टोन है, उसके बाद जी जिप्सम है जी। तो इस तरह और भी बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं जी पंजाब में। और जो हमारी गवर्नमेंट है पंजाब की वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है जी इन मिनरल्स से। ठीक। जब मिनरल्स के हवाले से बात की जाती है तो फिर बहरोज़ साहब, यहाँ पर एक और सवाल ये भी आता है कि बलूचिस्तान में जो कीमती ज़खायर मौजूद हैं, मैंने तो सिर्फ कुछ के नाम लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जो अभी तक हमारी नॉलेज में भी नहीं है, या कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्हें हमने कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। अगर उनको ढूंढा जाए तो हमारी फहरिस्त में और इजाफा हो जाए कि ये चीज़ें भी वहाँ पाई जाती हैं। सर, वो चीज़ें हमारे इस्तेमाल में क्यों नहीं, या हम उनसे क्यों नहीं मुस्तफ़ीद हो रहे? बहुत शुक्रिया जी। आपको पता है बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है।
हमारे पास जो इस वक्त जो कॉपर की मायने भी हैं, गोल्ड की मायने भी है, यूरेनियम भी हमारे पास है, कोल भी हमारे पास है, जिप्सन है, ऑनिक्स है, मार्बल, आप नाम लेते जाएं वो मादनियात हमारे पास बिल्कुल मौजूद है। हम क्यों नहीं इसको एक्सप्लोर कर सके, क्या वजह है एक्सप्लोर न करने की वजह से? फिर मैं कहूँगा कि वो पुराने मेथड्स पे काम हो रहे हैं। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए हमें हुकाम बाला से हमने बात की है, इंशाल्लाह जल्द ही वो इसका एक सर्वे करेंगे और सर्वे करने के बाद जो भी हमारे बेहतर से बेहतर तरीक़ेकार होगा उसको हम इंशाल्लाह हम उस पर अमल दरामद करेंगे। अच्छा, आपने भी हुकाम बाला से बात की है, तो बिरोज साहब मैं आप ही से पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप इस प्रेसिडेंट भी हैं इस एसोसिएशन के, पूरे पाकिस्तान में आप इसको लेकर चल रहे हैं। सर, जब हम माइंस की बिलखुसूस बात करते हैं तो ये काम बहुत ख़तरनाक है, जिसमें इंसान की जान का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। और हमने देखा है कि आए दिन न्यूज़ में यह खबर आती है कि जब भी काम करने के लिए मज़दूर जो हैं वो किसी कान में जाते हैं तो या तो वो दब जाती है, वो गिर जाती है और उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर, टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, क्या इस हवाले से आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई ऐसी बात की हो या कोई अपील की हो, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को किस तरह से देखती है, ये भी मेरे नाज़रीन को बताइए। जी, हमने बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमेशा हमारी मुज़ाकरात होती रहती है। स्पेशली हमारे सीएम बलूचिस्तान से भी मुज़ाकरात हुई है। सीएम साहब ख़ुद भी माइन ओनर है, अल्लाह माशाल्लाह, और वो इन चीज़ों को बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं। तो हमारी जो इंस्पेक्टरेट है वो भी इस वक्त माशाल्लाह इसी टाइम जो है हमारे साथ बड़ा ताउन में लगी हुई हैं, तमाम चीज़ें जो है, और अपनी स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं तमाम चीज़ों को। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम माइंस के हवाले से बात करते हैं या मिनरल्स के हवाले से बात करते हैं तो फिर शेख इनाम साहब, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि हमारा अपना सॉल्ट जो इंडिया हमसे बाय करता रहा, आज वो पूरी दुनिया में उसको भेज रहा है अपने नाम के साथ। इस हवाले से इतनी खामोशी रही है, या इस हवाले से हम क्यों पीछे रह गए हैं कि हमारी ही प्रोडक्ट जो हमने यूज़ नहीं की वो एक पड़ोसी मुल्क हमसे ले जाकर अपने नाम से पूरी दुनिया में यूज़ कर रहा है? इसमें बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सॉल्ट जो है दुनिया में हम सेकंड नंबर पे आते हैं। प्रोडक्शन वाइज भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मतलब है बहुत अच्छी पोजीशन में है। लेकिन ये है कि इंडिया की एक कंपनी ने इसको एडवर्टाइज़ किया दुनिया में, और इसके लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए जो पैसा था वो उन्होंने खर्चा। लेकिन जब हमारे उनके साथ हालात जो हैं वो मतलब डिस्टर्ब हुए, उसके बाद इसकी एक्सपोर्ट पाकिस्तान से रोक दी गई है जी। तो अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से भी इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन ये है कि जो जिन रेट्स को मीडिया में या उसमें बताया जा रहा है वो रेट इसके मतलब है इंटरनेशनल मार्केट में नहीं है। सही। और इसमें एक ख़ास रिक्वायरमेंट है, हिमालयन सॉल्ट के नाम से एक वो हुआ जिसका मतलब है कलर है, उसकी अवेलेबिलिटी 5 to 10% है। मतलब है जितनी सॉल्ट की प्रोडक्शन है उसमें 5% इसकी मतलब है रेशो आती है। सही। इंडिया उसका रेट बेहतर देता था, इसलिए उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। तो अब चूँकि उसके बंद होने के बाद मतलब है पाकिस्तान के पास भी और दुनिया में मकसद है कि अब ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान खुद इसको एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक हो गया। मलिक अजरवान साहब, पंजाब के अगर हवाले से बिलखुसूस बात की जाती है तो फिर हालिया बारिशें भी कुछ रही हैं जिसके अंदर बहुत सारा नुकसान भी हुआ हमारे मिनरल्स का। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के नुकसानात से बचने के लिए क्या पॉलिसी जो है वो तरतीब देनी चाहिए, या इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को असर नो जाके किन चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, या हमें अपनी किन चीज़ों को फिर दोबारा से तरतीब में लाकर उस तमाम नुकसान से हम बच सकते हैं कि जो हमें कुदरती आफात जैसे बारिश हो जाती है या ज़लज़ला हो जाता है, इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, तो हम इसमें से किस तरह से बच सकते हैं? बेसिकली जी, जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया कि गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है, और ऑन टॉप ऑफ दैट जो हमारा कोल माइनिंग का बिज़नेस है, इससे जी जो हमारा गरीब तबका है, मज़दूर खसूसी तौर पे, वो उनके लिए ये बहुत बड़ी एक रोज़ी रोटी का वसीला है जी। तो जो ये इंडस्ट्री है जी, ये जो पहले अभी फर्स्ट वेव आई है कोरोना की, उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। उसके बाद ये जो रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं जी, पता नहीं कितने सालों बाद, उन बारिशों की वजह से आप इस तरह समझें कि जो हमारी ये कारोबार है कोल माइनिंग का, ये वेंटिलेटर पे चला गया जी। तो उस सिलसिले में हमने हम डीसी लोगों के पास गए हैं जी, और हम हुकूमती सतह पे बहुत आगे लोगों को मिले हैं। उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया है कि वो इसका अजाला करेंगे, हमें कोई ना कोई ये कॉम्पनसेशन लाजमन देंगे जी।
ठीक हो गया। जब हम बात करते हैं हुकूमत के हवाले से कि किन चीज़ों को किस तरह से तरतीब देना चाहिए, तो फिर बेरोज़ साहब आप माशाल्लाह से इस वक्त एक पूरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आपके लाहे अमल में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ऐसी रहती हैं कि जो आप समझते हैं कि इन पर अगर पहले काम कर लिया जाए तो हम मुस्तकबिल में बहुत बड़े नुकसानात से बच सकते हैं कि जो माइन और मिनरल से रिलेटेड है? मैं ये समझता हूँ अगर हम यहीं पर अपने रिफाइनरीज वगैरह लगाएं और इन चीज़ों को वैल्यू एडिट कर लें तो मेरे ख़्याल में इसमें हमें एक ज़र मुबादला भी बचेगा, हमारे मुल्क को बड़ा रेवेन्यू भी आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर इधर कॉपर का कोई रिफाइनरी लगाते हैं, आयरन ओर कर लगाते हैं, हम यहीं पे आयरन ओर की हम रिफाइनरी लगाते हैं, हम यहीं पर कोल का हम लगाते हैं, तो मेरे ख़्याल में जो हम ये जो इम्पोर्टेड कोयला है जो हम ये 3.5 करोड़ टन सालाना मंगा रहे हैं हमारे पास बलूचिस्तान में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इतना वाफिर कोयला है, इसको जब हम खुद माइनिंग करेंगे और ये तमाम चीज़ें करेंगे तो हमें जो है वो बड़ा ज़र मुबादला भी बचेगा और इससे हमारी चीज़ें जो है वैल्यू एडेड होंगी। हम मार्बल फैक्ट्रीज यहाँ लगा सकते हैं जो अपनी मार्बल वहीं पर कटिंग करें। चागी एरिया में है, लोरलाई एरिया में हमारे पास बलूचिस्तान में बहुत कीमती ग्रेनाइट है, हमारे पास मार्बल सिटीज़ होने चाहिए यहाँ पर और वैल्यू एडिड करके इनको हम भेजें तो ये बहुत बेहतर हो गए। और इससे जैसे आपने कहा ना कि अगर ये कारखाने यहाँ पे लगा दिए जाएँ तो इससे लोगों को रोज़गार के मौके भी और मिल जाएंगे। इससे जो सबसे बड़ा जो लोगों का इलाके में बेरोज़गारी है वो दूर हो जाएगी और ये जो आप ये देख रहे हैं जो अभी इलाकों में एक बेचैनी सा है वो तमाम दूर हो जाएंगे और तमाम लोग इस रिफाइनरी में रोज़गार में और इनमें लगेंगे। जिस तरह अभी आपने संदक प्रोजेक्ट देख लिया, अगर संदक प्रोजेक्ट में भी ये रिफाइनरियाँ कुछ बढ़ा दें और इनको अच्छी तरीके से कुछ और बढ़ा दें तो मेरा ख्याल अभी 1500 लोग जो है उसमें काम करें, इंशाल्लाह 2,500-3 हज़ार लोग खप जाएंगे। तो इससे रोज़गार भी हमारा जो है वो भी हो जाएगा लोगों का और उसमें बहुत सारा हमारा रेवेन्यू भी और ये वैल्यू एडेड हो जाएंगे तमाम चीज़ें जो। अच्छा, जब हम बात करते हैं रोज़गार के हवाले से या कुछ चीज़ों को ठीक करने के हवाले से तो फिर मैं इनाम साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो इस वक्त मसाइल दरपेश हैं बलूचिस्तान को, क्या वैसे ही मसाइल इस वक्त पंजाब को भी दरपेश है मिनरल्स के हवाले से? मिनरल में अभी तक हमें इंडस्ट्री जो है नहीं गिना गया। अभी तक हमें इंडस्ट्री वाली जितने टैक्सेस हैं वो तो हमसे उसी तरह लिए जाते हैं। सही। लेकिन जो इंडस्ट्री को बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो बेनिफिट्स हमारे पास नहीं है। जब तक हम इसको माइनिंग को इंडस्ट्री नहीं बनाएंगे, इंडस्ट्री नहीं गिनेंगे और वो फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, उसकी वजह से प्रॉब्लम सेम है। जितने भी सूबे हैं सबके साथ मतलब है कि तकरीबन प्रॉब्लम सेम चल रहे हैं और जब तक फैसिलिटीज़ इंडस्ट्री वाली नहीं मिलेंगी हम लेबर को इंश्योर नहीं करा सकते हैं, हम बैंक से लोन नहीं ले सकते हैं। सही। तो लेकिन टैक्सेस की जब बारी आती है तो हमें ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे हम इंडस्ट्री हैं। तो सर आज तक इंडस्ट्री क्यों नहीं बनाया जा सका माइनिंग को? अब देखेंगे बहुत सारी गवर्नमेंट गुजरी हैं, आज से पहले भी गुज़िश्ता जो दौर रहे हैं उसमें इस चीज़ को क्यों नहीं इतना हाईलाइट किया गया? क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़े कुदरती ज़खायर मौजूद हैं लेकिन इसको इंडस्ट्री का लेवल क्यों नहीं दिया गया? इसको इंडस्ट्री का कहते तो हैं कि जी हम मतलब है वादे तो हमसे हमेशा किए गए हैं कि इसको इंडस्ट्री बना दिया जाएगा या इंडस्ट्री की फैसिलिटीज़ हम आपको देंगे, लेकिन सिवाय टैक्सेस के अलावा हमें इंडस्ट्री की कोई फैसिलिटी अभी तक नहीं दी गई। मौजूदा गवर्नमेंट कॉपरेट कर रही है लेकिन ये है कि अभी मतलब है कि इंडस्ट्री तक पहुंचने के लिए हमें पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में, हर सूबे में जब तक इसको डिक्लेयर नहीं किया जाए तो ये हमारी फेडरल से भी अपील है कि इसको किया जाए, आपके तवज्जुह से, आपके चैनल की तवज्जुह से भी अपील है हमारी। ठीक हो गया। जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री के हवाले से कि माइन एंड मिनरल्स को बाकायदा एक इंडस्ट्री के तौर पे लिया जाए तो बाकी में ले लेना चाहिए और जैसे हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से ये बात की जा रही है, इसी के साथ साथ यहाँ पे वक्त हुआ चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मैं बात करूँगी मीर बेरोज़ साहब से कि इनकी मुलाकात भी रही है सीएम साहब के साथ, तो उसमें किस किस इशू पे बात हुई है या क्या एजेंडा रहा है, इस पर भी बात करेंगे और फिर उसके बाद कुछ बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से। दुनिया में इकोनॉमी इस वक्त टोटली डिसरप्ट है। कहीं मार्केट शेयर की जंग है, कहीं प्राइसेस की, कोई वैल्यूज क्रिएट कर रहा है और कोई सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसलिए ग्लोबली इक्विटीज, कमोडिटीज और प्रीशियस मेटल्स वॉलेटाइल हैं। पाकिस्तान खुद इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट्स के इकोनॉमिक चैलेंजेस को काउंटर कर रहा है। क्या कर पाएगा?
और इतने रिस्की एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट हमारे बिजनेसेस पे क्या होगा, इन तमाम अहम अमूर को हम स्मार्टली डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम बिजनेस न्यूज डेली विद इहसान इकबाल में। सो वॉच अस मंडे थ्रू फ्राइडे ओनली ऑन टैलेंट न्यूज। पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस का क्या है स्कोप? पाकिस्तान एक डिजिटल कंट्री बन रहा है। पाकिस्तान में डिजिटल इंप्रूवमेंट्स कैसे हो रही हैं? हम डिजिटल पाकिस्तान में आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के मशहूर आईटी एक्सपर्ट्स से, जो कि देंगे आपके सवालात के जवाब। देखते रहिए टैलेंट न्यूज। मैं ढूंढता रहता हूँ चेहरे, कुछ नए कुछ पुराने। कभी लगता है कि हर चेहरा ही मेरा जाना पहचाना है, और कभी अनजाने चेहरों में खुद को अकेला पाता हूँ। लेकिन जिन लोगों को मैं बुलाता हूँ अपने शो में, उन्हें जानती है पूरी दुनिया। मैं ज़िशान शेख लेके आ रहा हूँ एक ऐसा शो जिसमें बातें होंगी सिर्फ सच। तो देखना मत भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ टैलेंट न्यूज टीवी पर। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। आज के प्रोग्राम में मैं बात कर रही हूँ बलूचिस्तान के हवाले से, और जहाँ पर बात बलूचिस्तान की आती है तो फिर माइन एंड मिनरल्स का जिक्र करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडियो में मेरे साथ पैनल भी मौजूद है। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने लिंक दिया था, और उसमें हवाले से मैं बहरोज साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगी और बहरोज साहब से पूछना चाहूँगी कि बहरोज साहब, आपकी मुलाकात भी रही है सीएम साहब के साथ, किन एजेंडास पर और किन पॉइंट्स पे आपकी बात हुई है? मेरे नाजरीन को और हम सबको बताइए। और आप क्या समझते हैं कि सीएम साहब से आपकी जो मुलाकात रही है वो आपकी कितनी खुशाइन मुलाकात रही है बिलखुसूस माइन एंड मिनरल्स के हवाले से? शुक्रिया। आज इस तरह था कि हमारी सीएम साहब से पहले भी मुलाकातें रही हैं। इस मरतबा जो हमारा एजेंडा था वो सबसे टॉप जो था वो स्मॉग और स्मोक के ऊपर था, जिसके ऊपर वो भट्ठे बंद कर रहे थे यहाँ पे टोटल नोटिफिकेशन से। सही। तो हमने उन्हें ये मैसेज भी दिया और ये हमने उनको बताया कि सिर्फ भट्टों के बंद करने से पूरी इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो जाएगी। इससे करोड़ों लोग जो है, करोड़ों फैमिली जो है वो रोडों पे आ जाएंगे। चूँकि भट्टों का ताल्लुक डायरेक्ट माइन ओनर्स से है। माइंस हमारे बलूचिस्तान के हो, हैदराबाद के हो, पंजाब के हो, खैबर पख्तूनख्वा का हो, उनका जो सबसे बड़ा ख़रीदार है वो ये भट्टे हैं, पंजाब के भट्टे वाले हैं, वो ख़रीदार है यहाँ पर। अब अगर इनको ये बंद कर लेते हैं तो माइन का काम बहुत दुश्वार गुजार काम है। माइन कोई आसान काम नहीं है। बलूचिस्तान में इस वक्त 5-5 हज़ार फीट नीचे, 4-4 हज़ार फीट नीचे गए हुए माइंस है। ये फिर संभाला नहीं जाएगा। ये कोई दुकान नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता इसकी आपने शटर नीचे करके 6 महीने बाद खोल लिया तो फिर आप उसमें काम करें। इसको आप 2 दिन के बाद भी आप इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, चे जाके वो पूरा 3 महीना और 2-3 इसको बंद करने। तो इन पर हमने सरदार उस्मान बुज़दार साहब से बात की। उन्होंने हमारी बात बहुत अप्रिशिएट किया, उन्होंने सुना और उन्होंने आज ये कहा कि इनको पुराने अदवार की तरह इनको जोनिंग करते, ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन करके इन काम को स्टार्ट कर ले। लेकिन काम रोका नहीं जाएगा। काम रोका नहीं जाएगा। ये बड़ी खुशाइन बात है। ठीक हो गया। अच्छा अजहर साहब, जब बात करते हैं पाबंदियों के हवाले से, जो भट्टा मलकान पर पाबंदियां लगाई जा रही थी, वो इंडस्ट्री क्या प्रॉपर बंद हो जाती स्मोक के दिनों में, या जैसे भी सर ने कहा कि सीएम साहब ने मतलब अपने फैसले को दोबारा से रिव्यू किया और उन्होंने कहा कि इसमें जोन्स बना दिए जाएं, ये ग्रीन जोन है, ये येलो जोन है, ये रेड जोन है, तो इस जोन में आप क्या समझते हैं कि काम कितना इफेक्टिव होगा या काम के लिए कितना अच्छा रहेगा? सबसे पहले तो जी मैं बहुत मशकूर हूँ सीएम साहब का कि और उनके सारे डिपार्टमेंट का कि उन्होंने आज हमारी ये बात सुनी और इसी तरह उन्होंने वो जो सारे जोन्स हैं रेड, ग्रीन और येलो बहाल किए जी। तो बेसिकली जी ये जो स्मॉग वाला इशू है, ये इस तरीके से है कि ये ज़्यादा जो है, ये जो गाड़ियों का पोल्यूशन है वो तकरीबन 45 से 50% है जी। उसके लिए अगर जो है हुकूमत वो
टोकन से पहले एक स्मोक टेस्ट कराए, जैसे यूरोप और अमेरिका में स्मोक टेस्ट होता है, उसके अलावा टोकन ना रिन्यू हो सके, या रजिस्ट्रेशन पे वो कोई ऐसी पाबंदी लगाए जिससे पोल्यूशन कम हो और जो ज़्यादा धुआं देती हैं गाड़ियाँ वो ख़त्म हो या बंद हो। तो और दूसरा जी, ये जो अभी ये जो पैडी है जी, ये राइस की मुंजी जिसको कहती हैं पंजाबी में, और फसल है उसकी, वो जी जो फसल का निचला हिस्सा होता है उसको वो आग लगाते हैं इंडिया में भी, और हमारे यहाँ भी बिल्कुल। यहाँ पिंडी भटिया से लेके यहाँ सियालकोट तक जो डिवीज़न है तो उसका धुआं है जी ये, तो ये उस चीज़ का धुआं है, ये इसका नहीं है। तो उस पर कोई पाबंदी लगाई जाए या कहा जाए कि वो कहीं वो इकट्ठा करके डंप कर दें या वो इकट्ठा करके गर्मियों में जलाएं। तो ये बात जी हमारी हुकूमती सतह पे इनको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आई, और जो एक जो भट्टा है जी वो बुनियाद है कंस्ट्रक्शन का। तो जब एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है तो 40 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होता है, सर्कुलेशन ऑफ मनी होती है, विन विन सिचुएशन होती है जी, हुकूमत के लिए भी बेरोज़गारी ख़त्म होती है, बिजनेसमैन के लिए। तो ये आज बड़ी ही हमारी खुशहाल और बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, और एक दफ़ा फिर से मैं दिल की गहराइयों से उनका मशकूर हूँ कि उनको हमारी ये बात समझ आई और उन्होंने आपके इस एजेंडे को सुना भी और उसके ऊपर वर्कआउट भी किया। ये बहुत खुशाइन बात है कि अगर इसी तरह से मसाइल हल कर लिए जाएं तो फिर हम फ्यूचर के अंदर बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। शेख इनाम साहब, बात करते हैं कुछ लोकल कोयल के हवाले से। हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में दुक्की, चमलांग, मरवाड़ और बहुत सारी जगहों के ऊपर इस तरह के कुदरती ज़खायर पाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम बाहर से ही क्यों कोयल को इंपोर्ट करते हैं, हम अपने कोयल को खुद क्यों नहीं यूज़ करते? हमने इसमें गवर्नमेंट को कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि ये इसका कुछ जितनी भी कंपनीज इस वक्त कोल जो है बंद कर रही हैं, इनके ऊपर एक पाबंदी लगाई जाए, चूँकि हमारे कोल में सिर्फ सल्फ़र जो है उसकी रेशो जो है वो हाई है, और इसके लिए लाजम है कि अगर वो 0% सल्फ़र को 2 और 3% मतलब किया जाता है, और दुनिया में जिस तरह का कोल आपके पास अवेलेबल होता है उसी तरह का बॉयलर्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। सही। लेकिन हमारे यहाँ पर ये एक कॉन्सेप्ट आया गया, मतलब ये चीज़ चेंज आई, चूँकि अब 7% जीसीबी पे इंडिया में मतलब है बहुत सारे जो है प्लांट हैं अभी चल रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने एक एटॉमिक एनर्जी ने प्लांट लगाया है जो टोटल कोल लोकल यूज़ कर रहे हैं। सही। और अब यही चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे कि इसको इंडस्ट्री के साथ लिंक करे कि जी 25% आप ये कोल यूज़ करें और वो ब्लेंड होके इजीली मतलब चल सकता है। और सर इससे हमारी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा बच भी सकता है जो हम बाहर से लेकर आते हैं। फॉरेन एक्सचेंज हमारा मकसद है, जितना जा रहा है, हम दुनिया के 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर बन चुके हैं इस वक्त कोल के, तो बहुत बड़ी दुनिया सारी हमारी तरफ देख रही होती है, तो हमारा अपना कोल जो है मार्केट में वो वैल्यू नहीं बन पाती है। सही। जो इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू है, अगर हमारा कोल यूज़ हो इससे गवर्नमेंट का फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा और लोकल माइन ऑनर्स को भी सपोर्ट मिलेगी, चूँकि ये हाई रिस्क बिजनेस है। अच्छा, जब हम इस तरह की इश्यूज़ पे बात करते हैं तो फिर बहरोज साहब, जो एक बाड़ लगाई जा रही है इस वक्त बॉर्डर्स के ऊपर, अगर देखा जाए वो अफ़गान बॉर्डर पे भी बाड़ लगाई जा रही है, ईरान बॉर्डर पे भी लगाई जा रही है, तो इससे उन लोगों को अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किस तरह से फैसिलिटेट करेगी कि जो स्मगलिंग के ज़रिए बिज़नेस किया करते थे या जो स्मगलिंग के ज़रिए अपने कारोबार को या पाकिस्तान की तरक्की की उसमें तरक्की में हिस्सा डालते थे, अपना काम करते थे, उनको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट का क्या प्लान है? मैं ये समझता हूँ कि जी दुनिया अब बहुत आगे चली गई है और हमें वो पुराने कामों से जो है ना, अब जिस तरह ये CPEC वगैरह आने के बाद जिस तरह यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह जो है वो फ्लोर अप करेंगी, जिस तरह राइज होंगी और मार्बल सिटीज़ बन जाएंगे और रिफाइनरियाँ लगेंगे और बहुत सारे फैक्ट्रीज़ वगैरह लगेंगे यहाँ पर इंशाल्लाह, तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि फिर लोगों को ये स्मगलिंग की तरफ जाना और फिर किसी और काम की तरफ देखेंगे वो। इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हमारा मुल्क वो तरक्की करेगा, पाकिस्तान दिन ब दिन खुशहाल से खुशहाल तर होता जाएगा इंशाल्लाह, और हम इंशाल्लाह, मुझे तो बहुत खुशहाली नज़र आ रही है सामने इंशाल्लाह। हमने कुछ पंजाब के हवाले से बात की, अब मैं बलूचिस्तान की तरफ फोकस करना चाहूँगी। बलूचिस्तान पे जब पहली बात करते हैं तो पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूँगी बिलखुसूस आप ही से पूछूँगी मीर बहरोज साहब, कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन अगर इस पर बात की जाए तो इंडिया जो है वो काफ़ी अरसे से ही कहता चला आ रहा है कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है,
और हमने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई हैं। वहाँ से कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी, बहुत सारे ऐसे नेटवर्क जो हैं वो हमारी इंटेलिजेंस के इदारों ने उन्हें गिरफ्तार किया है, उन्हें पकड़ा है, उन्हें रोका है, उनकी रोकथाम की है, जो वहाँ से ऑपरेट पाकिस्तान के लिए किए जा रहे थे या इंडिया तखरीबकारी करवा रहा था, वो नस्ली बुनियाद पर हो, लिसानी बुनियाद पर हो, वो किसी भी बुनियाद पर तखरीबकारी की वहाँ पे काम कर रहा था। सब बलोचिस्तान के लोगों में पाकिस्तान से रिलेटेड कितनी मोहब्बत पाई जाती है या आप किस तरह से देखते हैं? जी, बलूचिस्तान में तमाम लोग जो है वो जो है पाकिस्तानी हैं। इस तरह का कोई एक्टिविटी हमें तो नहीं नज़र आ रहा कि वहाँ पे किसी किस्म की कोई एक्टिविटी हो रही हो या किस किस्म का। दिन ब दिन हालात बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो हमें इस चीज़ की परवाह किए बगैर कि ये इंडिया क्या करेगा वहाँ पे क्या नहीं, और वो कुछ कर भी नहीं सकता वहाँ पर, चूँकि वहाँ पे कबायली सिस्टम है, कबाइल सारे मुहिब वतन है और पाकिस्तान के साथ हैं। ठीक हो गया। ये एक बहुत पॉजिटिव और एक बहुत अच्छा मैसेज है उन तमाम दुश्मन अनासर के लिए जो शायद आज भी इस ताक में हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान के अंदर सूबाई बुनियाद पर, लिसानी बुनियाद पर और नस्ली बुनियाद के ऊपर तखरीबकारी की जा सके। अच्छा, जब हम बात करते हैं इस हवाले से शेख इनाम साहब के, हमने मिनरल्स एंड माइंस को आगे लेकर चलना है, तो बलोचिस्तान में आज भी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कुदरती फल या ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारी मार्केट तक नहीं आ सकती हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ जगहों पे हमारे मौजूद नहीं है बलूचिस्तान में, जहाँ से ट्रांसपोर्ट को लाया जा सके। फ्रूट आपको पता है, वेजिटेबल को आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते जी। तो सबसे पहले तो वहाँ पे ज़रूरत है रोडों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि वो वहाँ तक मुहैया किया जाए। और मतलब है कि तभी ये जो फ्रूट्स पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ्रूट्स जो हैं वो पहुँचते भी हैं, लेकिन जो फ्रूट इन साइड्स पे हैं वो पाकिस्तान के इस साइड पे इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वहाँ से पॉसिबिलिटी नहीं और उनकी वजह से वो तमाम चीज़ें हम तक नहीं पहुँच पाती और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक जो है वो डिले है। मलिक अजहर साहब, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फिर तरक्की के लिए तो सबसे ज़रूरी काम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होता है तो फिर बिजनेस भी वहाँ जाता है, लोग भी वहाँ जाते हैं और वो चीज़ें वहाँ से मुल्क के दूसरे हिस्सों तक भी जाती हैं। अब तक इन चीज़ों में इतना टाइम क्यों लग रहा है? आप क्या समझते हैं? क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ को सीरियस नहीं लेती, या वहाँ पर आज भी ऐसे कबाइल पाए जाते हैं कि जो तरक्की नहीं करने देना चाहते या उस चीज़ को उन्होंने रोका हुआ है? मैं जी शेख इनाम साहब और मीर बरोज साहब से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ जी। किसी भी जगह, किसी भी खित्ते, किसी भी सूबे की तरक्की के लिए सबसे पहले तो जी उधर की इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी होगी, तो फिर और सूबे से भी लोग आएंगे वहाँ आके कारोबार करेंगे और खुशहाली होगी उन लोगों के लिए भी और उन जो वहाँ लोग रह रहे हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिस तरह पहले भी ध्यान दिया और अभी भी ध्यान दे रहे हैं जी। और इंशाल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो जिस तरह डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं बाहर, उनका जो बेसिक एजेंडा है, जो बेसिक पॉइंट है जिससे उन्होंने इतनी तरक्की की है, वो है गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंशाल्लाह जी पूरी उम्मीद है हम इस हुकूमत से भी और अपनी और अदारों से, बिल्कुल सूबाई हुकूमत हो, हमारे इदारे हों, वो इन चीज़ों को ज़रूर काम करेंगे और करना भी चाहिए। अगर हम खुशहाली चाहते हैं तो फिर हमें इन जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर उसी तरह से रखना पड़ेगा। मीर बहरोज साहब, एक सवाल यहाँ पे फिर और भी आता है कि बात वहीं आ जाती है कि वो कुदरती वसाइल हमारे हैं जिन्हें हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अभी भी बाज़ गैर मुल्की कंपनियाँ ऐसी हैं कि जो बलूचिस्तान में काम कर रही हैं। आप क्या समझते हैं कि ये ठेका क्या उनको देना चाहिए? क्या ये बात हमारे हक में या हमारी फेवर में जाती है? मेरे ख्याल में जी ये हमारे मुल्क में भी ऐसे सरमायादार हैं जो वो खुद जेवी कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर कर सकते हैं आपस में। मैं ये नहीं समझ सकता हूँ कि हम फिर अपनी ये कुदरती वसाइल जो उनके हाथ में दें और फिर दोबारा हम गुलाम बनें। हमें चाहिए कि हम आपस में पाकिस्तान के अंदर एक सूबा दूसरे से जेवी करें और इन वसाइल को हम बरूए कार लाएँ, हम अपने हम मादनियात को निकालें और हम इस मादनियात को, मैं फिर लफ्ज़ एक दफ़ा ये ज़रूर इस्तेमाल करूँगा कि इसको वैल्यू एडिट करें, इसके क्रोमाइट की रिफाइनरियाँ लगाएँ, आयरन ओर की लगाएँ। वहाँ पर आपके पास क्या नहीं है, यहाँ पर आपके पास दुनिया का बेहतरीन किस्म का जो है मार्बल है, ग्रेनाइट है, ओनिक्स है, इनकी फैक्ट्रियाँ, इनके तमाम प्रोसेसिंग प्लांट्स यहाँ लगा लें। आपके पास गोल्ड है, आपके पास
समुंदर का एक बहुत बड़ा जी, बिल्कुल। पट्टी पड़ा हुआ है, सैल समुंदर है आपके पास। हम कुदरती मालामाल सूबा है अल्लाह की मेहरबानी से। मैं ये समझता हूँ कि हमें आपस में एक दूसरे के साथ जॉइंट वेंचर पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी बलूचिस्तान में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट वाले भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले रही है, सीएम बलूचिस्तान साहब इंटरेस्ट ले रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट ले रहे हैं। इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। अच्छा बिरोज साहब, इसमें पाकिस्तान के बाकी सूबों का कितना कंट्रीब्यूट है इस तमाम चीज़ों में? जैसे आपने एक पूरी एक तंजीम बनाई, अपनी एसोसिएशन बनाई है, पंजाब भी आपके साथ है, इसमें पाकिस्तान के जो बाकी सूबे हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? उनको भी जी हम बिल्कुल पॉजिटिव और तरक्की की राह पर हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारा डेली उनसे राब्ता है, डेली राब्ता है। हम तकरीबन अपने टूर्स लगाते रहते हैं, सूबों में जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, लेबर से मिलते हैं, लेबर यूनियन से मिलते हैं, अपने माइन ओनर्स से मिलते हैं, अपने सनतकारों से मिलते हैं। तो मुझे तो बहुत बेहतरीन नज़र आ रही है। ठीक। अच्छा शेख इनाम साहब, बहुत पॉजिटिव मैसेजेस भी आप लोगों की बातों से मेरी ऑडियंस को जा रहे हैं कि आप जितने अच्छे तरीके से बता रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, और फिर उसमें गवर्नमेंट का कितना तावन है उस पर भी आप रोशनी डाल रहे हैं। वहीं पर शेख साहब, कहा पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो बलूचिस्तान को कहा जाता है, इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर ऐसे कौन से इकदाम जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करने चाहिए कि हम कुदरती वसाइल को अपने ज़ेरे इस्तेमाल ला सकें, और वहाँ पर ऐसे कौन से कारोबार जो हैं वो किए जा सकते हैं उन तमाम सुनने वालों के लिए जो शायद वहाँ पे कारोबार करने में ट्रस्ट रखते हों, लेकिन बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं कि जिनके जवाबात ना होने के बावजूद लोग स्टेप उठाते हुए डर रहे होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जो हालात मीर साहब ने बताए हैं, अब उसमें हमारे बलूचिस्तान सूबे में काफ़ी हद तक अमन आ चुका हुआ है और लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। अगर फॉरेन कंपनीज आ रही हैं तो उनको जब यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी मिल रही है, वही वहाँ पर जो इन्वेस्टर यहाँ से जाएं उनको भी सेफ्टी और सिक्योरिटी वो मिलनी चाहिए। सही। और अब जो हालात कुछ अर्सा पहले जो थे उससे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के जहन में वो इशू पहले वाले हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह CPEC में भी और दूसरी जगहों पे भी बलूचिस्तान का मेन रोल है, और बलूचिस्तान जो है वो आप कह लें पंजाब की पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। जी, अगर इसे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है तो फिर यकीन जाने कि बैकबोन अगर किसी बॉडी से निकाल दी जाए तो वो बॉडी मफलूज हो जाती है, वो काम नहीं कर सकती है, इतना इसका अहम रोल है। अजहर साहब, जहाँ पे हम बलूचिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान की हम माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो बलूचिस्तान के साथ साथ आप क्या समझते हैं कि जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, जिसमें गिलगित साइड भी आ जाती है, कोहिस्तान साइड भी आ जाती है, वहाँ पर भी तो लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे बात की जाए तो आए दिन कभी ना कभी न्यूज़ में यह खबर ज़रूर आती है कि पत्थर निकालते वक्त एक पहाड़ी तोदा गिर जाता है, लोग उसकी जद में आ जाते हैं। तो उस हवाले से आप लोग क्या वर्कआउट कर रहे हैं उन लोगों के लिए? उसके लिए जी सबसे पहले तो जिस तरह अगर माइनिंग के बारे में हम उन एरियाज़ के बारे में बात करें तो मतलब अभी भी हम वो पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। तो बाहर अमेरिका में एक टेक्नोलॉजी बड़े अरसे से आई हुई है, उसको कहते हैं ओपन पिट माइनिंग जी। सही। तो वो अगर हर सूबे में जिधर माइंस हैं और उस एरिया में भी हमें हुकूमत ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे और बेहतर से बेहतर हो सकता है जी, और मतलब ये जो हादसात होते हैं ये कम से कम हो सकते हैं। सही। अच्छा, एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि जो मादनियात निकाली जाती हैं, उन मादनियात के एवज़ वो जिसकी ज़मीन से निकाली जा रही होती हैं, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस शख्स को भी उसमें एक हिस्सा देती है? जी बिल्कुल जी, उसका एक मुआवजा तय हुआ होता है जी। उसका मुआवजा हुकूमत पाकिस्तान ने पर कनाल के हिसाब से तय किया हुआ है। और उसको फुल कॉम्पनसेशन होती है जी हुकूमत पंजाब की तरफ से भी और माइन ओनर्स की तरफ से। ठीक हो गया। मेरे इस वक्त नाजरीन जो इतनी नॉलेज आप लोगों से ले रहे हैं, तो आज लगे हाथों मीर बहरोज साहब, मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल जो है वो आवाज़ बने आपके उस प्लेटफॉर्म की कि जिस एजेंडा पे आप काम कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हम बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल को या पूरे पाकिस्तान के कुदरती वसाइल को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, और हम आपकी इस आवाज़ को अगर हुक्मरान आला तक पहुँचाना चाहते हैं तो आज आपके पास प्लेटफॉर्म भी मौजूद है, और वो प्लीज़ आप शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया जी। आज देखिए, लाहौर आने का मकसद ये था, हमारे तकरीबन कोई 700 माइंस थे जिनकी रिन्यूअल रुकी हुई थी। आज हमने CM साहब से बात की, उन्होंने इन 700 माइनों को जो है
वो भी रिन्यूअल की इजाज़त दे दी, बल्कि कैबिनेट का आज उनका इजलास था, उसमें उन्होंने वो भी अप्रूव कर ली। इस तरह अगर स्टेप्स लिए जाएंगे, बोल्ड स्टेप्स लिए जाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ वो दिन दूर नहीं है कि हम जो है वो ख़ुद एक एक्सपोर्टर भी होंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये कौम, ये मुल्क तरक्की की राह में गामज़न होगा इंशाल्लाह। मैं एक बार फिर आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने आज हमें बुलाया है, वक्त दिया है, हमारी बातें भी सुनी हैं, और अब वो वक्त, पुराना वक्त ख़त्म हो चुका है, अब नया वक्त आ गया, 2020 आ गया, अब 2021 आने वाला है। इंशाल्लाह अच्छी उम्मीदें रखें इंशाल्लाह ताला। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये 2020 है और वक्त बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, तो हमारी माइनिंग में भी वो तमाम टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाएंगी जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है, लेकिन जाने से पहले वही ज़रूरी बात जो आज मेरे पैनल पे भी डिस्कस की गई कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत कोऑपरेट किया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा तो कुदरती वसाइल तक हसूल जो है या उन तक जाना उतना ही आसान हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिन हम सब के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे और हम सब मिलकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालेंगे। अपनी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी को और मेरे मौजूद पैनल को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।